नमस्कार साथियों, मैं BL2D आप सभी का मेरी YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में मुख्य रूप से हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी भर्ती के बारे में। राजस्थान में फिलहाल कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें एक बम्पर भर्ती है वो निकाली है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की, जो एक सरकारी भर्ती है जिसमें जो पदों की संख्या है वो 52,453 है। इसके सिलेबस के बारे में, योग्यता के बारे में और पूरा डिस्कस करेंगे, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, क्या सैलरी रहने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्मचारी चयन बोर्ड है, उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024, जिसमें जो TSP सत्र आता है राजस्थान का, जिसमें 4-5 जिले आते हैं, जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा है और राजसमंद है, ये जो जिले आते हैं इसके आसपास के, उसमें कुल पदों की संख्या 5,522 है। और जो नॉन TSP यानी कि इन जिलों के अतिरिक्त जो जिले आते हैं, नॉन TSP में आते हैं, उसमें 46,931 पद हैं और कुल मिला के 52,453 पदों पर यह भर्ती निकाली है, नोटिफिकेशन निकाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो खास इंफॉर्मेशन है वो देखने वाले। यहाँ पर जो फॉर्म भरा जाएगा वो OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन के द्वारा भरा जाएगा। यदि आपने पहले फॉर्म भरा है जिसमें ORT करवा दिया है, यानी कि ORT के द्वारा एक बार फीस लगती है, उसके बाद में आप जो भी राजस्थान की भर्तियां आती हैं उसमें फॉर्म है वो फ्री के अंदर भर सकते हैं, उसमें फीस नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये ORT वाला सिस्टम इसमें लागू है। आगे यहाँ पर देखते हैं पदों का वर्गीकरण यहाँ पर दिया हुआ है कैटेगरी वाइज, यानी कि कौन सी कैटेगरी में कितने पद हैं। फिर यहाँ पर बात करते हैं वेतनमान की, सैलरी की। ये तो मेन मुद्दा है, क्योंकि हर कोई जो प्रयास करते हैं सरकारी वैकेंसी के लिए, वो एक अच्छे पद के लिए और एक अच्छी सैलरी के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आसान से ज़िंदगी है वो जी सकें। तो इनमें जो पे मैट्रिक्स, जो 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, उसमें पे मैट्रिक्स का लेवल 1 दे होगा, यानी कि L1 इसमें जो सैलरी है वो मिलने वाली है। अब L1 के अकॉर्डिंग जो बेसिक सैलरी होगी, वो बेसिक सैलरी कितनी है, 17,700 रुपये। और इसमें आप DA जोड़ेंगे 50%, वर्तमान में चल रहा है, और 2 साल बाद में इसमें बढ़ जाएगा लगभग 10%। उसके बाद में यानी कि साल के अंदर 2 बार DA बढ़ता है, एक बार बढ़ता है तब 3 या 4% बढ़ता है, कुल मिला के एक साल के अंदर 6 या 8% DA बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें DA का जो परसेंट है 50% है, और फिर SR हैं। कुल मिला के जो इनका योग करेंगे DA और SR जोड़ के, तो 28,143 रुपये पेमेंट बनता है 2 साल के बाद में। लेकिन अभी वर्तमान में एक संशोधन भी आया था वेतन विसंगति को लेकर के, जिसमें फोर्थ ग्रेड जो भी जॉब है उसमें L2 दे होगा। L2 में 17,900 बेसिक हो जाता है, इसमें SR और DA जोड़ेंगे तो कुल मिला के यहाँ पर 28,461 रुपये हो जाते हैं। ये बात हो रही है प्रोबेशन के बाद की। कब की बात हो रही है? प्रोबेशन के बाद की। तो लगभग आप यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं कि जो प्रोबेशन से पहले, यानी कि सॉरी, प्रोबेशन के बाद की यहाँ पर सैलरी और प्रोबेशन की जो सैलरी होगी वो कितनी होगी, तो लगभग 12,000 के आसपास यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, तो ये तो अनुमानित है, इसका डाटा मेरे को मिला नहीं है। और जो प्रोबेशन के बाद की सैलरी है वो ये रहने वाली है। प्रोबेशन के समय जो आपकी सैलरी है वो 12 से 14,000 के आसपास रहने वाली है, क्योंकि जो सैलरी होती है ना वो प्रोबेशन के बाद में जो सैलरी बनती है उसके लगभग आधे से थोड़ा सा कम है वो पेमेंट मिलता है। जैसे लैब असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पर 2800 पे ग्रेड है, तो उसके अकॉर्डिंग है वो, उसमें अलग मिलती है थोड़ी। ठीक है, तो अलग अलग वैकेंसी में अलग अलग इसमें ग्रेड पे होता है। अब बात करते हैं कि आयु क्या होनी चाहिए, तो 1 जनवरी 2026 तक जिसकी एज है वो 18 वर्ष हो रही है। 1 जनवरी 2026 तक, 1/1/2026 तक जिसकी भी एज है वो 18 वर्ष हो रही, वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। साथ में वो 10वीं पास होना चाहिए या फिर 10वीं के अंदर पढ़ रहा हो, एज भी कंप्लीट हो रही है और योग्यता भी कंप्लीट हो रही, तो वो फॉर्म अप्लाई है वो कर सकता है। अब जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 2007 है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है, लेकिन जिसकी 2008 डेट ऑफ बर्थ है वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता, और 9 वाला भी अप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन 2006 वाला कर सकता है, 2005 वाला कर सकता है, 2004 वाला कर सकता है, ऐसे ऐसे जाएंगे तो कर सकते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम यानी कि अधिकतम है वो 40 वर्ष एज है यहाँ पर। और वो काउंट कब तक होगी? 1/1/2026 तक काउंट की जाएगी।
उसके बाद में कुछ कैटेगरी वाइज इसमें छूट भी दे रखे हैं, किसी में 5 वर्ष है, किसी में यानी कि अधिकतम वाले में यानी कि 40 वर्ष है, कोई मतलब 45 वर्ष है, कोई 42 वर्ष का है, तो फॉर्म है वो कैटेगरी वाइज है, इसमें छूट भी दे रखी है। ठीक है, उसके बाद में आगे हम बात करते हैं। इसमें आपके ORT वाला हो गया, विवाह पंजीकरण के बारे में हो गया, पेंशन से संबंधित यहाँ पर पेंशन यानी कि जो भी चलेगी वो मिलेगी। उसके बाद में परीक्षा का आयोजन, परीक्षा का आयोजन यहाँ पर देख सकते हैं आप 18 से 26 सितंबर 2025 को किसी भी आधार पर, यानी कि कंप्यूटर आधारित हो सकता है, टैबलेट आधारित हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, किसी भी आधारित है वो करवाया जा सकता है। ये बोर्ड को जो भी उचित लगेगा उसके अकॉर्डिंग करवाया जाएगा। प्रवेश पत्र हैं वो आपके साइट पे अपलोड किए जाएंगे, उसकी सूचना है वो कर्मचारी चयन बोर्ड की साइट पे डाल दी जाएगी। उसके बाद में जो हम बात करते हैं मुख्य रूप से ये नियुक्ति यानी कि ज्वाइनिंग से संबंधित कुछ अयोग्यता। अब देखो मेन मुद्दा ये आ जाता है, अभी आप फॉर्म भरोगे तो फॉर्म भरने से पहले आप ये काम करना, जो भी फॉर्म भरेंगे ना, फॉर्म भरने से पहले आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो तैयार करवा लेना, मूल निवास तैयार करवा लेना और आधार कार्ड को अपडेट करवा देना। आधार कार्ड को अपडेट करवाना बहुत ही ज़रूरी है। आधार कार्ड में आपका फ़ोटो अपडेट होना चाहिए, नया वाला फ़ोटो, ये आलोक राज ने ट्वीट करके भी बताया है। और साथ ही साथ आधार कार्ड के अंदर आपका नेम, आपके फादर का नेम और आपका जो एड्रेस है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। यानी कि आपका नाम और फादर का नाम और आपकी DOB, डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि, ये 3 नाम तो ठीक है, एक नाम आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी जन्म तिथि, ये 3 नाम आपकी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये अपडेट करवा लेना, वरना आपका फॉर्म गलत भरा जाएगा और जो है वो आगे दिक्कत करेगा, आपके स्वीकार नहीं होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाहर कर देगा। तो फिर ऐसे ही आप त्रुटि मत रखना। इसलिए समय पर है वो अपना आधार कार्ड अपडेट करवा लेना, मूल निवास भी बना लेना, जाति प्रमाण पत्र भी बना लेना। जाति प्रमाण पत्र है ना, ये जाति प्रमाण पत्र जैसे SC ST वाले होते हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, SC ST वाले होते हैं उनके लिए तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना, आप MBC से है या फिर आप EWS से है या फिर आप OBC से है, तो आप जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास है उसको अपडेट करवा लेना, ताकि आप हैं वो आराम से उस कैटेगरी से फॉर्म है वो भर सके, कोई दिक्कत नहीं होगी, वरना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होगी। ये बात है वो मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। फिर बात करते हैं सिलेबस की, तो इसमें आप देख सकते हैं हिंदी के 30 सवाल आएंगे टोटल। यहाँ पर 120 नंबर के जो पर्सन यानी कि पर्सन की संख्या 120 होगी, और जिसमें हिंदी के सवाल कितने आएंगे 30 आएंगे, अंग्रेजी के यहाँ पर कितने आएंगे 15 आएंगे। ठीक है, उसके बाद में सामान्य ज्ञान लिखा हुआ, लेकिन सामान्य ज्ञान अनंत दिया हुआ है। जैसे भूगोल की बात करें तो 10, और जो इतिहास है, कला संस्कृति है, राजस्थान के संदर्भ में यहाँ पर बात करें तो 10, और भारतीय संविधान और राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था 10 नंबर यानी कि 10 सवाल आएंगे, और सामान्य विज्ञान के 5 सवाल आएंगे, समसामयिक यानी कि करंट अफेयर के 10 सवाल आएंगे, और 5 सवाल आएंगे कंप्यूटर बेसिक। यानी कि ये जो सामान्य ज्ञान है ना, ये अनंत दे दिया, जिसमें राजस्थान का जिसमें बहुत ही कम रोल दिया है, यानी कि राजस्थान के 30 नंबर के सवाल इसमें दिए। लेकिन यहाँ पर भूगोल दिया है, भूगोल का ये पता नहीं ये भूगोल है राजस्थान का है या इंडिया लेवल का, वर्ल्ड लेवल का क्या है, उसमें कोई पता नहीं। लेकिन जो कला संस्कृति इतिहास है उसके पीछे राजस्थान लिखा है, मतलब वो राजस्थान के संदर्भ में। ठीक है, और ये यहाँ पर राजस्थान का नाम आया, यानी कि राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए तो राजस्थान जीके हैं उसका वेटेज बहुत ही कम है। ठीक है, और गणित हैं उसके कितने 25 सवाल यहाँ पर आएंगे, गणित के ज़्यादा आएंगे यहाँ पर। एक तो जिसके मैथमेटिक्स है उसको फ़ायदा हो सकता है, गणित जिसको अच्छी आ रही है और जिसको हिंदी अच्छी आ रही है ना, वो यहाँ पर लुत्फ ले सकता है, आनंद उठा सकता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर सारा मिक्स कर दिया पूरा। उसके बाद में अब ये चेंज डिमांड ये भी कर रहे हैं कि राजस्थान के जो जीके का वेटेज है ना वो इसमें बढ़ाओ, तो ये डिमांड कर रहे हैं, देखो क्या होता है। ठीक है,
फिर इसमें आगे हम बात करते हैं सिलेबस से संबंधित जो भी है। ये सिलेबस पूरा विस्तार से दिया हुआ है। तो देखो इसमें भूगोल लिखा हुआ है, भूगोल में राजस्थान का नाम नहीं, यहाँ पर देखो विस्तार से सिलेबस दिया है ना, इसके अंदर राजस्थान का नाम दे दिया, यानी कि राजस्थान का भूगोल ही पूछेंगे। राजस्थान के संदर्भ में ही जियोग्राफी आएगी एक तो, लेकिन सवाल कितने आएंगे, 10 ही आएंगे। उसके बाद में राजस्थान के इतिहास कला संस्कृति ये भी आएंगे, तो इसमें भी 10 ही सवाल आएंगे। इतिहास और कला संस्कृति दोनों ही मिक्स कर दी और 10 सवाल आएंगे, तो ये भी पूरा मिक्स हो गया। उसके बाद में देखो आगे सारा का सारा यहाँ पर आप देख सकते हैं, सामान्य विज्ञान हो गया और समसामयिक करंट अफेयर है। और उसके बाद में आप देख सकते हैं जो कंप्यूटर है, साइंस है, गणित है, मैथमेटिक्स है, जिसमें ज़्यादा तो नहीं है, गणित भी ठीक ठाक दे रखी, लेकिन सवाल ज़्यादा पूछेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं। अब देखो इसमें परीक्षा के अंदर 5वां विकल्प भी दिया जाएगा, जो आपको यदि कोई क्वेश्चन आप हैं नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं आ रहा, तो 5वां जो विकल्प है वो भरना होगा। इसमें 5वां ऑप्शन भी होगा, ठीक है। और बोर्ड की वेबसाइट पे है, ये बोर्ड की वेबसाइट है, इसकी साइड पे आपको समय समय पर जो भी जानकारी है वो मिलती रहेगी। तो यह संपूर्ण जानकारी जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से संबंधित है। बाकी कोई भी आपको डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ में शेयर करो, ताकि कोई इस वैकेंसी से पीछे नहीं रहे। ये ऐसा नहीं है कि इसमें आप जो फोर्थ ग्रेड जॉब है तो आपको ये झाड़ू निकालना, पोछा लगाना, ये करना पड़ेगा, गटर साफ करना, ये करना, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक गवर्नमेंट जॉब है, और गवर्नमेंट जॉब कोई भी हो, गवर्नमेंट जॉब ही होती है, ठीक है। तो अच्छी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं जॉब, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।